योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् आमुखपटले। अहं श्यामदेव मिश्रः सम्प्रति सूर्यसिद्धान्तम् आश्रित्य किञ्चित् अध्ययनं प्रवर्तामहे। मित्राणि, ह्यस्तनदिने ग्रहानयनं लाघवप्रकारेण ग्रहानयनम् अस्माभिः अभाषि। ततः सम्प्रति अद्य भूपरिधि विषये चर्चा विधीयते। आदौ परिधिव्यासयोः सम्बन्धं चर्चयामः, तदनु स्पष्टभूपरिधिसाधनादि विषयं पठामः। मित्राणि, तत्र इदं वर्तते यत् पश्यतु, ग्रन्थकारः वक्ति यत् योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु, ठीक है, कि योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु, कि योजनानि पश्यतु, योजनानि शतानि अष्टौ, अष्टौ शतानि, अष्टौ शतानि अर्थात 800। ठीक, पहले हम सर्वादौ किं क्रियते, अस्य अर्थावबोधः क्रियते, तदनु व्याख्यां कुर्मः, व्याख्यां पठामः। पश्यतु, योजनानि शतान्यष्टौ, अष्टौ शतानि योजनानि, 800 योजन, ये बोला इन्होंने। और इसको कहा कि द्विगुणितानि, इस 800 योजन को हम क्या करें, द्विगुणित कर दें। तो 800 को अगर हम द्विगुणित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 16 शतम योजनानि। तो 800 भूव्यासः, भूव्यास कितना, अच्छा भूकर्णः, भूकर्णः लिखा है ना, तो भूकर्ण अर्थात भूव्यासः। भू का व्यास का मतलब क्या हुआ, भूव्यास से क्या मतलब होता है। अब मैं व्यास और परिधि के संबंधों पर भी चर्चा करूंगा, तो पीछे मैंने जो डायग्राम बना रखा है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पहले मैंने जैसा कि कहा कि हम पहले श्लोक को देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कहते हैं कि योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु, कि भूकर्ण अर्थात भूव्यासः योजनानि शतानि अष्टौ, अष्टौ शतानि योजनानि यदा द्विगुणितानि क्रियते अर्थात 16 शतम योजनानि भूकर्णः वर्तते, भूव्यासः वर्तते इति कथनस्य आशयः। यानी भूव्यास का मान कितना बता रहे हैं सूर्य सिद्धांतकार। सूर्य सिद्धांतकार के मत में भूव्यास का मान 1600 योजन है। भूव्यास इज इक्विवेलेंट टू 1600 योजन। अच्छा, फिर आप क्या कहते हैं कि तद वर्गतो दशगुणात, कि इस भूव्यास का, ये जो भूव्यास आया इसका वर्ग कर लीजिए आप। तो वर्ग 1600 योजन, इसका वर्ग कर लेंगे। तद वर्गतो 10 गुणात, और इसको 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तद वर्गतो 10 गुणात पदम, और इसका पदम, पदम अर्थात वर्गमूलम, इसका मूल ले लेंगे तो तद वर्गतो 10 गुणात पदम भूपरिधि भवेत्। तो ये भूपरिधि निकल आएगी। यानी भूव्यास का जितना मान है उस भूव्यास के मान को हम वर्गीकृत कर दें, यानी जितना मान है उतना ही उसमें और उसका गुणा कर दें। 1600 योजन बताया, तो 1600 योजन को 1600 से फिर हम गुणा कर देंगे, तो वो वर्ग निकल गया। और फिर उसके बाद उसको 10 गुणित कर देंगे, तो गुणनफल जो आएगा उसका जब हम मूल ले लेंगे तो जो मान आएगा वह क्या हो जाएगा, भूपरिधि का मान हो जाएगा। ये किसने बोला, तो ये बोल रहे हैं आपके सूर्य सिद्धांतकार। तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 50-60। ये देखिए, मैं यहाँ लिखना भूल गया, इसको भी मैं लिख देता हूँ। ये है 5060 योजनानी, ठीक है। ये है 5060 योजन, ठीक। षष्ट्युत्तर 5,000 मितानि योजनानि भू परिधिमानम इति कथनस्य आशयः। कस्मिन् मते, सूर्य सिद्धांत मते। सूर्य सिद्धांत, किसी ने आपसे कहा कि सूर्य सिद्धांत के मत में भूपरिधि का मान बताइए, तो आप करेंगे 5060 योजन, ठीक।
तो अब वो कैसे निकला, तो यही किया कि अच्छा, इसके लिए जब भू परिधि का मान 5060 योजन माना है तो व्यास का मान कितना माना है, व्यास का मान माना है 1600 योजन, कि 1600 योजन जो व्यास है उस व्यास को वर्गीकृत कीजिए, उसको 10 उस वर्गीकृत व्यास को 10 गुणित कर दीजिए और उसका मूल निकाल दीजिए, तो 5060 योजन ये भू परिधि का मान सूर्य सिद्धांत के मत से आ जाता है। ठीक, यह इन्होंने कहा। अब इसको हम इधर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कई सारे सब बना रखे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मित्रों, एक समस्या क्या है कि ये नेट की समस्या है। तो नेट की समस्या से क्या होता है ना कि शायद अक्षर उतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूँ इन वीडियोस को तो मुझे कई बार अक्षर बहुत क्लियर नहीं दिखाई देते। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल के उन चीज़ों को कह दूंगा, इसलिए आप उसका उस प्रकार से ध्यान दीजिए। तो देखिए मित्रों, पहले मैं इस श्लोक के अर्थ को के पदार्थ को पढ़ लेता हूँ ग्रंथ में, और फिर इस विषय पे हम उपपत्ति में जब हम बात करेंगे तब इस विषय पर भी आएंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि 800 योजनानि, 800 योजन, द्विगुणानि द्वाभ्याम गुणितानि, 1600 शतयोजनानि इत्यर्थः, 1600 योजन यह अर्थ हुआ। भूकर्ण, भूकर्ण अर्थात भुवः व्यासमानम अस्ति इति शेषः। भूकर्ण अर्थात भूव्यासः, तदनस्य अयमाशयः। तो कर्ण शब्दात व्यास ग्रहणम प्राचीनानां संप्रदायः। कर्ण इस शब्द से व्यास शब्द का, व्यास का ग्रहण करते हैं, ये प्राचीनों का संप्रदाय, यानी प्राचीनों की ये परंपरा है। वो इसको बोलते हैं। तो नव्यास्तु भास्कर आदयः कर्ण शब्दात ग्रह कक्षा व्यासार्धम उरीकुर्वन्ति। जो नव्य भास्कराचार्य हैं वो कर्ण शब्द से किसका ग्रहण करते हैं, वो कर्ण शब्द से ग्रहण करते हैं ग्रह कक्षा के व्यासार्ध का, ग्रह यानी कि ग्रह कक्षा की त्रिज्या, उसे कर्ण बोलते हैं। ठीक, इसका उन्होंने उल्लेख भी किया है कि निगदितावनिमध्यत उच्छ्रिति श्रुतिरियंकिल योजन संख्यया। श्रुति ही अर्थात कर्ण, श्रुति ही अर्थात कर्ण। कर्ण किसको कहा कि निगदिता अवनिमध्यतः उच्छ्रिति। अवनि अर्थात पृथ्वी, तो पृथ्वी के मध्य से यानी भू के केंद्र से उच्छ्रिति, जितनी ऊंचाई है, उच्छ्रिति यानी ऊंचाई है, यानी जितनी दूरी है किसकी, ग्रह के कक्षा की, वही क्या बोला, श्रुति ही। श्रुतिरियम किल योजन संख्यया, योजन संख्यया तस्य मानम अस्माभिः ज्ञातव्यम इति भावः तत्र। अर्थात अनेन कर्ण इति शब्दात्, कर्ण इति पदात् ग्रह कक्षा व्यासार्धस्य बोधः क्रियते, ग्रहणं क्रियते इति सूचयति तत्त्वामृत भाष्यकारः कपिलेश्वरः। कि कर्ण शब्द से भास्कराचार्य इत्यादि क्या ले रहे हैं, भू केंद्र से, ये मान लीजिए ये भू केंद्र है, यहाँ पृथ्वी है, तो इस भू केंद्र से ये मान लीजिए ग्रह की कक्षा है, तो इस भू केंद्र से ग्रह की कक्षा तक की जो दूरी है उसे कर्ण कह रहे हैं ये भास्कराचार्य। लेकिन सूर्य सिद्धांत के मत में कर्ण शब्द से व्यास का ग्रहण किया गया है। ठीक, इसलिए संदेह नहीं करना है वहां पे। अब अथ व्यास ज्ञानात् परिधि ज्ञानमाह तद्भू व्यास वर्गात 10 गुणात् पदम मूलम यत् तत् भू परिधि भुवः परिणाम मानम भवेत। अब इसका जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भू व्यास मान है, उस भू व्यास मान को आप वर्ग कर लीजिए, उसको 10 गुणित कर दीजिए और उसका मूल निकाल दीजिए, तो आप भू परिधि का मान जान लेंगे। इसी बात को उन्होंने बोला, भुवः परिणाम मानम भवेत इति भावः। अब उपपत्ति की बात करते हैं, तो उपपत्ति में ये चीजें काम आएंगी। प्राचीन ही परिधि परिधि संबंधम व्यास व्यास संबंध समम विज्ञाय तथा व्यासम द्विघ्न त्रिज्यामृतम च विज्ञाय। अब देखिए, इस बात को पहले कह देता हूं मैं। देखिए क्या है कि परिधि परिधि में जो संबंध होता है वही व्यास व्यास में संबंध होता है। देखिए यहाँ दो हमारे पास वृत्त हैं। एक वृत्त ये है, छोटा है ये वृत्त, ये ठीक है, और एक वृत्त ये हरित वर्ण वाला वृत्त छोटा है और ये नील वर्ण वाला वृत्त बड़ा है। अब इसका ये जो छोटा वृत्त है इसकी परिधि है क ख ग घ, ये इसकी परिधि है। ठीक, क ख ग घ, यानी कि ये पूरा ये जो सर्कल है ये। तो परिधि का मतलब क्या हुआ, परिधि का मतलब ये हुआ कि जो इसकी सीमा मर्यादा है वृत्त की, जो बाउंड्री है,
वही मर्यादा, वही सीमा ही परिधि कहलाती है। ठीक, तो अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें तो आप जो केंद्र है किसी भी वृत्त का, ये हो गया, ये है वृत्त का केंद्र ई। इस केंद्र से आप एक त्रिज्या ले जाएं, यानी अब जब त्रिज्या ले जाएंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, परिधि तक आएगी। तो जब परिधि ही नहीं क्लियर रहेगी तो त्रिज्या की बात कैसे करेंगे आप, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी वृत्त की मर्यादा है, जो भी वृत्त की सीमा है वही सीमा परिधि कहलाती है। और केंद्र से उस परिधि तक जाने वाला का जो अंतर है, इसी अंतर को हमने क्या बोला, त्रिज्या, या आप इसे रेडियस बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहलाता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस, यही जो डिस्टेंस है यही क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, सॉरी त्रिज्या कहलाएगा। और इस त्रिज्या को चारों ओर घुमा दीजिए केंद्र को स्थिर करके, तो जो बनेगा वह वृत्त बन जाएगा। ठीक, बात बराबर समझ में आ गई। तो इसका मतलब इसलिए क्या कहते हैं कि वृत्त में सभी केंद्र से परिधि तक जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, यानी त्रिज्या है, वो बराबर होती है। चाहे वो ई घ हो, ई क हो, ई ग हो, चाहे ई ख हो, ये सब बराबर होंगे, तभी वो वृत्त कहलाएगा, वरना वृत्त कहाएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो वृत्त में सभी त्रिज्याएं यानी केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो किसी भी बिंदु पर समान रहेगी, चाहे आप इस बिंदु पर कहें, चाहे इस बिंदु पर करें, चाहे इस पर करें, इस पर करें, इस पर करें, कहीं पे भी करें, तो ये दूरी बराबर ही रहेगी। ठीक, तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, दूसरा क्या हमें कहना था, दूसरा व्यास की बात आई थी। तो जो त्रिज्या होती है ना, उसी त्रिज्या को द्विगुणित कर दीजिए तो वो व्यास हो जाता है। ये जो त्रिज्या है आपकी ई घ, इसी को द्विगुणित कर देंगे तो ये घ और ख, या ख घ या क ग, ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोल देंगे व्यास, त्रिज्या का दूना। ठीक, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ये हो गई, एक ई घ और एक ये त्रिज्या हो गई ई ख, इन दोनों को मिला दीजिए यानी द्विगुणित कर दीजिए व्यास को, तो आपको क्या मिल, त्रिज्या को तो क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो आप व्यास की परिभाषा क्या करेंगे, परिधि की परिभाषा क्या हुई कि वृत्त के केंद्र से, सॉरी त्रिज्या की परिभाषा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो दूरी है यही त्रिज्या हो जाएगी। और व्यास की क्या परिभाषा हो जाएगी, परिधि के एक प्रांत से लेकर दूसरे प्रांत तक जाने वाली केंद्रगामिनी रेखा वो व्यास हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई। परिधि के एक प्रांत ये क हो गया, दूसरा प्रांत ग हो गया, इस क एक प्रांत क से ग प्रांत तक जाने वाली जो केंद्रगामिनी रेखा, ये केंद्र है ई, इससे होकर जाने वाली जो रेखा है वो व्यास हो जाएगी। तो क ई ग ये एक व्यास हो जाएगा, व्यास रेखा। ऐसे ही ख ई घ ये भी एक व्यास रेखा हो जाएगी। तो उन्होंने व्यास की बात की थी। अच्छा, तो एक तो ये मेरे पास लघु वृत्त है, एक ये महद वृत्त है। इस महद वृत्त को देखिए, जो नीलवर्णीय महद वृत्त है, इस महद वृत्त में क्या है, इस महद वृत्त में ये देखिए, ये आपका केंद्र हो गया, और परिधि क्या है इसकी, अ ब स द, ये इसकी परिधि है, ये ठीक है, अ ब स द, ये परिधि हो गई। इस परिधि तक केंद्र से होकर जाने वाली आप रेखा देखिए, ये चली गई, तो ये के द, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, के द त्रिज्या। और इसी त्रिज्या को जब हम द्विगुणित कर देंगे, यानी इस त्रिज्या में एक और त्रिज्या जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। ठीक, तो अब देख लीजिए, ये हो गया आपका ये यहाँ जुड़ गया ये। ठीक, तो इस प्रकार से द ब या द के ब ये आपका व्यास हो जाएगा। तो व्यास किसे कहा, मैंने पहले आपसे कहा था कि वृत्त के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाने वाली एक प्रांतात अपर प्रांतगता केंद्रगामिनी रेखा व्यास रेखा इति, वही व्यास रेखा हो जाएगी। जैसे द के ब अथवा अ के स, ये व्यास हो गया। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आएंगी। अच्छा, ये जो दो मैंने वृत्त बनाए हैं, इन दो वृत्तों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने आपसे ये कहा, इन्होंने जो टीकाकार कह रहे हैं, टीकाकार के ही शब्दों में को अगर मैं बोलूं तो परिधि संबंधम व्यास व्यास संबंध समम, परिधि और परिधि का संबंध व्यास और व्यास के संबंध के बराबर होता है। अब आप देख लीजिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, ये संबंध, अगर मैं संबंध को अगर मैं परिभाषित करूं
तो थोड़ा सा संबंध को कह देता हूँ, फिर इसको आऊँगा। देखिए, उन लोगों को तो नहीं है समस्या जो इन विषयों को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं अथवा जो भारतीय गणित परंपरा से नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कहना उचित समझता हूँ, तो इसलिए कह देता हूँ। तो थोड़ा सहन करें आप, बाकी लोग जो जानते हैं। देखिए, संबंध जो होता है ना, आप देखिए, जब संबंध हम कहते हैं, संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध कहते हैं 1/2। अब यहाँ देखिए, ये एक मैंने एक लिखा यहाँ पे, इसको लिखने का 2 तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने लिखा आपको, एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1:2, इसी को 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब ये एक संबंध प्रदर्शित हो रहा है इससे, है ना। क्या संबंध प्रदर्शित हो रहा है? संबंध ये प्रदर्शित हो रहा है कि 1 और 2 में 1 जो है इसके दूना 2 है, 1 का द्विगुणित 2 है। 1 और 2 में संबंध क्या है? 1 और 2 में संबंध यही है कि 1 का द्विगुणित 2 है, यानी 1 और फिर 1, जब ये 2 मिला देंगे तब जाके, जब ये 1 और 1 ये दोनों मिल जाएंगे तब जाके 2 बनेगा। यही संबंध है, ठीक। अच्छा, इसी को तो उल्टा कहें हम, तो दूसरे विपरीत तरीके से कहें कि 2 का आधा 1 है, हैं? इस 2 का आधा 1 है, ठीक। 2 है, उन दो चीजें हैं, उनमें से हमको आधा आधा 2 लोगों में करना है। 2 अगर वस्तुएं हैं मेरे पास और आधा आधा करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 को दे दूंगा, 1 को दे दूंगा, तो ये बराबर बराबर दोनों में बट गया। तो 2 का आधा 1 है और दूसरा क्या है कहेंगे? 1 का दूना 2 है, 1 का द्विगुणित 2 है और 2 का आधा 1 है। ये एक इसे गणित की भाषा में हम संबंध कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और उदाहरण ले, तो जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, अब देखिए, इसको अभी मैं हटा देता हूं, फिर इसके बाद आपको एक उदाहरण और देखिए। 3:6, इसी को आप क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में लिखें तो 3/6 ऐसे लिख सकते हैं, या 3:6, 3:6, यानी 3 और 6 के संबंधों को प्रकट करना अभीष्ट है यहाँ पे, कि 3 का द्विगुणित 6 है। 3 में जब 3 हम जोड़ देंगे तब 6 हो जाएगा, ठीक। पुनश्च षट् इत्यस्य अर्धम 3 वर्तते। षट् अर्थात 6, इसका आधा, अस्य अर्धम किं वर्तते? 3। तर्हि एतयोः मध्ये अपि अयमेव सम्बन्धः वर्तते। कः सम्बन्धः? यत् एका अपरस्य अर्धम एवं द्वितीयस्य अर्धम अथ च अर्धतुल्य अथ च द्वितीय संख्या प्रथमस्य द्विगुणिता, ये इनमें संबंध, यही संबंध कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब देखिए, एक यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये संबंध 1:2 में है, यानी 1 और 2 इनमें जो संबंध है, वही संबंध 3 और 6 में भी है, ठीक। सेम संबंध है, क्योंकि यहां पे भी 1 का द्विगुणित 2 है और 2 का आधा 1 है, और यहां पे भी 3 का द्विगुणित 6 है और 6 का आधा 3 है। बात समझ में आ गई? ठीक इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 12:24, यानी 12/24। अब इस संबंध में भी देखिए, इसमें भी क्या है कि 12 में 12 जब आप जोड़ देंगे तो 12 इत्यस्य द्विगुणितम मानम किम वर्तते? 24। अथ च 24 अर्धम किम अस्ति? 12, ठीक। तो यहां पे भी 1/2 का संबंध बन गया, है ना। इस प्रकार से अलग अलग संख्याओं में समान संबंध बन रहे हैं। तो ये जो समान संबंध बन रहे हैं, इसे ही समानुपाती या समसंबंधी यह शब्द दिया जाता है। और इसको प्रकट कैसे करते हैं? अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें हम, तो उसको हम कैसे कहेंगे? हम इसको कहेंगे, देखिए, इसको कहेंगे 1:2 समानुपाते 3:6 समानुपाते 12:24, यानी 1/2 बराबर 3/6 बराबर 12/24। आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? तो इसे ही बोलते हैं ये समानुपाते,
समानुपाती हैं, ये सब के सब संख्याएं परस्पर समानुपाती हैं। अब इसमें देख लीजिए, एक अब ऊपर की संख्याओं में देखिएगा आप, अच्छा जो संबंध ऊपर की संख्याओं में है वही संबंध नीचे की संख्याओं में भी अवश्य होगा। ये देखिए, 1 से त्रिगुणित 3 है, ठीक, और 3 से त्रिगुणित, 3 से चतुर्गुणित 12, 1 को त्रिगुणित करेंगे 3 और 3 को चतुर्गुणित करेंगे तो 12, यही संबंध नीचे भी रहना चाहिए। 2 को त्रिगुणित करेंगे तो 6, 2 3 6, और 6 को जब चतुर्गुणित कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो यानी जो संबंध ऊपर की संख्याओं में बना वही संबंध नीचे की संख्याओं में भी है। 2, 6, 24, they all are enjoying the same relation, the relation that is being expressed by these numbers, above numbers as well, by the numbers of numerators. न्यूमरेटर्स जो हैं उन न्यूमरेटर्स में जो संबंध है वही डिनोमिनेटर्स में भी संबंध है। यानी अंश की संख्याओं में जो संबंध है वही संबंध किसमें है, हर की संख्याओं में है, ठीक। अच्छा, इससे ये बात जो है, अब इससे आप तो इससे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम फिर पीछे आते हैं, परिधि और व्यास के संबंध पे आते हैं। क्या कहा था कि व्यास संबंधम परिधि संबंध समम, परिधि संबंधम व्यास संबंध समम, ठीक। यानी कि अब एक बार इसको और देख लें, फिर तब हम पीछे आते हैं। अब इसको मान लीजिए कि ये व्यास है एक मार्गी, कि ये व्यास हो गया, ऊपर की जो संख्या है ये सारी की सारी व्यास हैं, और नीचे की जो संख्याएं हैं वो मान लीजिए परिधि है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यास होने पर अगर 2 परिधि होती है, जो कि होती नहीं है, व्यास और परिधि का संबंध तो आगे हम बताएंगे, हैं 1:3.1416 होता है, जिसको हम आगे कहेंगे, जिसे पाई आप बोलते हैं, पाई 22/7 की परिधि की अगर व्यास 1 है तो परिधि 22/7 यानी कि 3.1416 के अराउंड होगी, ठीक है ना। मैं लेकिन ये अभी उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं, इसको आप खाली ऐसे ही समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि एक अगर व्यास है और दूसरी व्यास अगर 1 होता है, एक वृत्त में, एक किसी वृत्त में व्यास 1 है और दूसरे वृत्त में वह व्यास पहले वृत्त के व्यास से त्रिगुणित है, ठीक। तो पहले वृत्त की परिधि में से दूसरे वृत्त की परिधि भी त्रिगुणित होगी, यहां यह समझना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा कहता हूं, इसको दोबारा समझें आप। अगर पहले वृत्त इस प्रकार का अगर संबंध रहा तो नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, हम सीधे संबंधों को ही देख लेते हैं, क्योंकि इससे किसी को ऐतराज हो सकता है कि भाई इस तरीके का तो संबंध बनता ही नहीं है। तो ये व्यास और परिधि ना कहा जाए, इसको व्यास और परिधि कहने से समस्या हो रही है, तो आप ऐसे ही ले लीजिए कि ठीक है। तो मान लीजिए ये दिन है और ये आपका हो गया क्या, ये फल समझ लीजिए, ये फल है, ठीक। तो एक दिन में अगर 2 फल होते हैं, अगर एक दिन में 2 फल होते हैं तो 3 दिन में 6 फल होंगे और 12 दिन में 24 फल होंगे, ठीक। ये इस तरीके से कहा जा सकता है। यही व्यास और, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से इनमें संबंध होंगे, ऊपर के अंशों में संबंध होंगे, वही संबंध हरों में भी होंगे, हर की संख्याओं में भी वही संबंध होंगे। ठीक इसी प्रकार से आप इसको समझेंगे कि परिधियों में जो संबंध होगा वही संबंध व्यास में भी होगा, है ना। परिधि में जो संबंध है वही, अथवा दूसरे उसको पलट के कहें कि जो संबंध व्यास में है वही संबंध परिधि में है। यानी क ग, यह जो छोटा वृत्त है, इस छोटे वृत्त को देख लीजिए, क ग एक व्यास है, तो यह व्यास, इस व्यास से जितना बड़ा, इस बड़े महद्वृत्त का व्यास औसा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इस लघु वृत्त का व्यास क ग, इस लघु वृत्त के व्यास क ग से जितना बड़ा अथवा छोटा
दूसरे वृत्त का व्यास होगा। जैसे यहाँ पे ये लघु वृत्त है, ये महद वृत्त है, तो इस लघु वृत्त के व्यास कौगो से जितना बड़ा महद वृत्त का व्यास औस हो रहा है, उतना ही वैसा ही संबंध लघु वृत्त की परिधि और महद वृत्त की परिधि में होगा। ठीक, बात समझ में आ गई कि अगर लघु वृत्त की परिधि लघु वृत्त का व्यास से महद वृत्त का व्यास द्विगुणित है, तो लघु वृत्त की परिधि से महद वृत्त की परिधि भी द्विगुणित होगी। ठीक, बात समझ में आ गई। फिर से कहता हूं कि लघु वृत्त की का व्यास अगर महद वृत्त का व्यास लघु वृत्त के व्यास से द्विगुणित है, तो महद वृत्त की परिधि भी लघु वृत्त की परिधि से द्विगुणित होगी। ठीक, इसे ही हम कहते हैं परिधि परिधि और व्यास व्यास का संबंध। ठीक, ठीक, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर क ग इस लघु वृत्त का व्यास से द्विगुणित महद वृत्त का व्यास औसो है, तो लघु वृत्त की परिधि क ख ग घ से द्विगुणित महद वृत्त की परिधि अ ब स द होगी। क्लियर है ना बात। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे परिधि परिधि का संबंध और व्यास व्यास का संबंध से अनुपादित किया। इसी को मैंने यहाँ लिखा है परिधि इसकी परिधि को प1 कह दिया, इसकी परिधि को प2 कह दिया है। तो प1 और प2 में जो अनुपात है या संबंध है, वही संबंध परिधि 1 और परिधि 2 इसमें जो संबंध है, वही संबंध इनके व्यास 1 और व्यास 2 में होगा। ठीक, तो परिधि 1 को क ख ग घ है, परिधि 2 अ ब स द है, तो इनका जो व्यास है, इस व्यास का मान क ग, देखिए क ग इसको हमने इसका मान व मान लिया है और अ स इसका मान व डैश मान लिया है। तो परिधि 1 क ख ग घ अनुपात परिधि 2 अ ब स द समानुपाते क ग अर्थात व यानी व्यास 1 और अ स यानी व्यास 2 जिसे व डैश कहा। ठीक, अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए इस हिसाब से परिधि क्या उन्होंने कहा कि व्यास के वर्ग को 10 गुणित करके इसका मूल ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, परिधि निकल आएगी। तो अब देख लीजिए, यही तो उन्होंने बोला था ना, तद वर्ग तो 10 गुणात् पदम भूपरिधि भवेद, कि व्यास के वर्ग को 10 गुणित कीजिए, इसका मूल लीजिए। तो ये व्यास का वर्ग है, तो मूल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, व्यास रह जाएगा, और 10 इसका अंडर रूट ले लेंगे आप, तो 10 का मूल हो जाएगा 3.1623, यानी परिधि व्यास के 3.1623 गुनी होती है इस सूत्र के हिसाब से, जो सूत्र सूर्य सिद्धांतकार ने दिया। यहाँ योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर् भवेत्। अनेन सूत्रेण अनेन श्लोकेन कः संबंधः वर्तते व्यास परिध्योः, यत् यदि व्यासमानम एकम तर्हि परिधिमानम 3.1623 इति। ठीक, तो ये तो यानी व्यासमानम यदि एकम तर्हि परिधिमानम अंडर रूट 10 पदम 10 10 वर्गमूलम। ठीक, एक तो ये बात हो गई। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि यदि द्विघ्न त्रिज्यामिते व्यासे परिधिमानम चक्रकला योजनानि, तो तदा भूव्यासे किमिति अनुपातेन भूपरिधि योजनानि। इन्होंने बोला कि द्विघ्न त्रिज्या को द्विगुणित कर दीजिए, तो द्विघ्न त्रिज्यामिते द्विगुणित त्रिज्यामित यानी व्यास में द्विगुणित त्रिज्यामिते व्यासे परिधिमानम चक्रकला योजनानि। अब देखिए इसको कर ही लेते हैं इधर पीछे। उन्होंने ये कहा कि ये बोल रहे हैं द्विघ्न त्रिज्या मिते व्यासे परिधिमान कितना बोल रहे हैं, चक्र कला यानी 21,600 कला परिधि, ऐसा ही कह रहे हैं ना। और त्रिज्या का मान कितना दिया, 3438 है। ठीक, तो त्रिज्या कितना है,
3438 कला, ये त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो यानी ये बराबर 21,600 कला के हो रही है। ठीक, तो 3438 यानी कि 34×68, 38×76, ये बराबर 21,600 कला। तो एक कला एक में कितना हो जाएगा, तो 21,600 बटे 6876। ये जो अब आप मान निकालेंगे इस तरीके से तो आपको कितना मिल जाएगा। अब देखिए इसमें जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा ठीक है ना, यही संबंध बना रहे हैं ये हैं। तो भू परिधि कितना हो जाएगा, 21,600 बटे 6876 है। अतः भू परिधि ये हो गया आपका इंटू भू व्यास। तो जब एक कला में इतना हो गया तो भू व्यास में कितना होगा, भू का व्यास 1600 योजन है, तो भू व्यास में देख लीजिए एक कला में इतना, तो 1600 में कितना, तो 21,600 बटे 6876 गुणे 1600, ये भू व्यास हो जाएगा आपका। तो इससे जो निकलेगा वो क्या निकला, तो ये निकला आपका ये 21,600 बटे 6876 अगर आप करेंगे ना तो ये 1600 गुणे 3834 ये भूव्यास का मान आ गया। इसको ऊपर अगर मैं लिखता हूँ, देखिए ऊपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। अब तो भूव्यास कर लिया इन्होंने, है ना। तो ये बराबर ये हो जाएगा भू परिधि बराबर 1600 गुणे 3834। तो इसको जब हम इसका वर्ग ले लेंगे, भू परिधि का वर्ग हम कर देते हैं, तो ये 1600 का वर्ग हो जाएगा गुणे 3834 का वर्ग, ये लगभग 10 की 3 तिया 9 होता है, तो लगभग 10 हो जाएगा। ये 10 से थोड़ा कम ही रहेगा। तो और ये 1600 और ये भूव्यास, इसको देखिए, तो ये इसका वर्ग निकालेंगे, ये तो लगभग 10 हो गया, और इसको भूव्यास बोल दिया इन्होंने, भूव्यास वर्ग। 1600 मैंने लिखा है, इसको भूव्यास वर्ग बोल दिया इन्होंने। और तो ये भूपरिधि का वर्ग जब करेंगे तो, और जब भूपरिधि निकालेंगे तो भूपरिधि बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट भूव्यास वर्ग गुणे 10। भूव्यास वर्ग मूल के बाहर आ जाएगा तो वर्ग हट जाएगा इसका, तो भूव्यास गुणे अंडर रूट 10। ये भूपरिधि आपका इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, तो ये उपपत्ति उन्होंने बताई कि योजनानि शतान्यष्टों की उपपत्ति उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से बताई है। ठीक है ना। तो अच्छा, अब इससे देखिए अब आगे क्या करें वो कि अनेन आचार्योक्तेन साहित्यः परिधि सुखार्थम स्थूल एव। आचार्य ने जो परिधि बताई है वो सुख के लिए मैंने स्थूल ही मान ले रखा है यहाँ पे। क्योंकि जब आप 3834 जो भाग देने से 21,600 बटे 6876 आपने किया था ना, इसको जब भाग देंगे तो ये 3834 आएगी। और इसका जब आप वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग 3 तिया 9 होता है, तो और बाकी शेष और है, तो ये पूरा 10 नहीं होता है, 10 से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसको स्थूल इन्होंने 10 ले लिया है। ठीक है, भूव्यास वर्ग इंटू 10 ले लिया है। कुछ स्थूल है, इसी बात को वो कह रहे हैं कि थोड़ा सुखार्थम स्थूल एव उपपत्तेः तथैव सिद्धत्वात् अतः किंचित न्यून दश गुणात् व्यास वर्ग मूलान मूलम
सूक्ष्म परिधि स्यात्। इसीलिए जो तद्वर्गतो दश गुणात है उसको जो अन्य लोग हैं विद्वान लोग क्या कहते हैं, तद्वर्गतः अदश गुणात, उसको संधि विच्छेद कर देते हैं और कहते हैं अदश गुणात। और अदश गुणात में भाव क्या है, अदश गुणात में भाव यही है कि 10 पूरा नहीं है बल्कि 10 से थोड़ा कम, तो उसको अदश गुणात कह दिया कि 10 से थोड़ा कम है। उसको जब हम ले लेते हैं, उसका गुणा जब हम करते हैं तो हमको परिधि का मान ज्ञात होता है। ठीक, तो ये बात हो गई। इसीलिए तद्वर्ग तो दशगुणात इति पाठम पठन्ति। एवं भास्कर ने लीलावत्याम सूक्ष्म परिधि 3927 इंटू बटे 1250 इंटू व्यास ये बोला हुआ है, और स्थूल परिधि 22/7 इंटू व्यास ऐसा कहा है। भास्कर के भी परिधि के मान इन्होंने बता रखे हैं। भास्कर का परिधि और व्यास का संबंध उन्होंने बताया। भास्कर क्या कहते हैं, व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खबाण सूर्यैः परिधि स सूक्ष्मः द्वाविंशतिघ्ने विहिते दशैल स्थूलो थवा स्याद् व्यवहार योग्यः। तो भास्कराचार्य की जो परिधि मान है इसको अगर देख लिया जाए तो भास्कराचार्य की परिधि मान, भास्कराचार्य क्या कहते हैं, व्यासे भनन्दाग्निहते, व्यास को क्या कीजिए आप, तो परिधि भू परिधि बराबर भू व्यास, व्यासे भ नंद अग्नि, भ 27 और नंद 9 अग्नि 3, व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते खबाण सूर्य ही, और इसको ख और बाण और सूर्य यानी 1250, इससे जब आप भाग दे देंगे भू व्यास को भ नंद अग्नि हते विभक्ते खबा, इससे हत कर देंगे भू व्यास को और खबाण सूर्य से भाग दे देंगे तो सूक्ष्म परिधि का मान निकलता है। ये भास्कराचार्य ने बोला है कि आपको व्यास से परिधि का मान जानना है तो भू व्यास में 3927 का गुणा करके 1250 का भाग दे दीजिए। और स्थूल क्या बोला कि द्वाविंशतिघ्ने विहिते थे शैल, ये इससे आपको निकल जाएगी सूक्ष्म भू परिधि निकलेगी, सूक्ष्म भू परिधि। और स्थूल के लिए भी उन्होंने बोला कि द्वाविंशतिघ्ने विहिते थे शैल, कि इस भू व्यास को, जो ये भू व्यास है इसको 22 से गुणा कर दीजिए, द्वाविंशतिघ्ने और विहृते अथ शैल ही, शैल यानी सब पर्वत 7, इससे भाग दे देंगे तो स्थूल भू परिधि निकल आएगी। ये जो निकलेगी ये स्थूल भू परिधि निकलेगी। यही जो 22/7 है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू मान के इसको पाई कह देते हैं। इसी को हम क्या लिख देते हैं, ये पाई, यानी कि सरकमफेरेंस यानी परिधि बराबर 2 पाई आर, यही तो बोलते हैं आप। और यहाँ देखिए, ये देखिए परिधि बराबर 2 पाई आर, जहाँ आर क्या है, आर हो गया आपका रेडियस है, त्रिज्या, और उसको जब 2 कर देंगे यानी द्विगुणित कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, तो 2r हो गया आपका व्यास, और पाई का मतलब 22/7, यानी व्यास में 22/7 का आप गुणा कर देंगे तो आपको परिधि मिल जाएगी। ये वर्तमान समय में जो प्रचलित वृत्त की परिधि का मान जानने का सूत्र है कि परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि की मैं बात कर रहा हूँ कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि जहाँ आर त्रिज्या है, आर यानी त्रिज्या रेडियस, और उस त्रिज्या को द्विगुणित कर दीजिए तो 2r यानी व्यास हो गया वो, और उसको पाई से यानी 22/7 से गुणा कर देंगे तो आपको परिधि का मान निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर व्यास का मान 1 है तो परिधि कितनी होगी, पाई। परिधि कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ठीक, अच्छा, तो अथ अयम सौरोक्तः परिधि भास्करोक्त परिधि भिन्न, अयतः सौरोक्तः परिधि 50-60 योजन। अब जो इससे जो निकल रहा है ना, इससे ये आपको व्यास आपका 1600 है, तो इससे जब निकलेगा तो ये निकलेगा 5060 योजन। ये कितना हो रहा है, 5606 योजन। ये सूर्य सिद्धांत की परिधि है। सूर्य सिद्धांत की परिधि 5060 योजन निकलती है। और भास्कर की परिधि कितनी है, भास्कर ने परिधि का मान बोला है 4967 योजन। ठीक है, भास्कर की परिधि कितनी है,
4967 और इससे जो सूर्य सिद्धांत की परिधि कितनी आई 5060 योजन। तो ये परिधियों में जो अंतर है ना सूर्य सिद्धांत में और इस भास्कराचार्य में, उसका कारण है योजनमान। योजनमान सबके भिन्न भिन्न है। हालांकि परिधि में ज़्यादा अंतर नहीं है व्यास में, क्योंकि इनका व्यास आया है 1600 योजन। इनका जो व्यास है सूर्य सिद्धांत का व्यास 1600 योजन है और भास्कर कितना बोलते हैं 1581 से ही 1/24 सिद्धाम शकेनाधिकाः है तद व्यास कुभुजंग सब सायक भुआ सिद्धाम शकेनाधिकाः कि जो व्यास है वो 1581 सही 1/24 ये भास्कराचार्य की उनका व्यासमान है, इतना योजन है भूव्यास। और इनका जो भूव्यास का योजन कितना आया, भूव्यास आया आपका 1600 योजन। ठीक है, ये कितना है, ये 1600 योजन है ना तो इनसे जो परिधि का मान आया वो 5060 योजन आया और भास्कराचार्य की जो परिधि आ रही है वो 4967 योजन आ रही है। तो इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो योजन मान है ना, योजन मान सबके अलग अलग हैं। किसी का एक योजन में 8 किलोमीटर है तो किसी का कुछ कम ही किलोमीटर है। इस प्रकार से अलग अलग योजन मान में भिन्नता है। लेकिन जो ये वराहमिहिर की जो आप देखेंगे तो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में जो ये भूपरिधि का मान 3200 बता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि इस दोनों की तुलना में। सूर्य सिद्धांत में तो 4967 बोला, यानी अराउंड 5000 बोला, और इनका 5060 बोला। तो इसमें अंतर लगभग सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि के परिधियों में अंतर लगभग 61 योजन का है। लेकिन जब हम ये वराहमिहिर की भूपरिधि देखते हैं तो उससे अच्छा खासा लगभग दूने का अंतर हो जाता है, क्योंकि उनका 3200 योजन परिधि बोला वहाँ पे। तो हो सकता है कि उसमें कारण ये रहा हो कि उस समय जो योजन मान रहा है वो भास्कराचार्य के समय का योजन मान से भिन्न है। ठीक, एक इसमें अंतर हो सकता है। एकमेव भूपरिधिमानं प्रतिसिद्धान्तं भिन्नं भिन्नं दृश्यते यद् दृश्यते तस्य तत्तद्देशभेदेन तत्तत् सिद्धान्तीय क्रोशादि परिभा